नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मंजू वालिया, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपके अपने चैनल जस हिंदी पर और आपके अपने शो एक मुलाकात में। आज हम अरिज़ोना स्टूडियो से आपसे मुलाकात कर रहे हैं और अभिनंदन करती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो लोग मेरे साथ नहीं हैं पर मेरे हृदय के बहुत पास है, उनका अभिनंदन करना। एक बात कहना चाहती हूँ, ना सरकार मेरी है, ना सरकार मेरी है, ना रोब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। ना सरकार मेरी है, ना रोब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी बात का घमंड है, बस इतनी बात का घमंड है कि मैं भारत की हूं और भारत मेरा है। क्या बहुत आज भारत इस मुकाम पर है कि जहां पर कभी सांप्रदायिक दंगे होते हैं, आजकल किसान जो हैं वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो हर इंसान, कभी बॉलीवुड का मुद्दा हो जाता है, कभी कोरोना का मुद्दा हो जाता है। तो आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराना चाहते हैं, बेबाक हैं, निडर हैं और सत्य कहते हैं। ना किसी पार्टी से उनका संबंध है, ना वो किसी पार्टी के नेता हैं, पर वो एक सोशल वर्कर हैं जो आपके हितों के लिए लड़ते हैं और बेबाक बोलते हैं और सत्य बोलते हैं, जैसा कि हमने सुना है। तो चलिए हम मिलवाते हैं, आपको ले जाते हैं भारत और मिलवाते हैं भूपेंद्र रावत जी से। नमस्कार भूपेंद्र रावत जी। नमस्कार। नमस्कार मंजू जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपने मुझे आपका जी 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 कहिए। मैंने कहा आपका बहुत आभार कि आपने भारत से हमको अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने का अवसर दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया जी। हमारा चैनल जो है ये डेमोक्रेसी है, तो आप कोई भी इंसान बोल सकता है। हम आपसे पहले ये पूछते हैं रावत जी की, सबसे पहले तो आप बताइए कि आप कहाँ से हैं, आपका बचपन कहाँ से गुजरा और कैसे आप इस मैदान में उतरे एज ए सोशल वर्कर। जी, पहली बात तो यहाँ से कि मंजू जी आपने सवाल किया, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश में, तब अविभाजित उत्तर प्रदेश था जो अब उत्तराखंड हो गया। टिहरी गढ़वाल में जगेठी गांव में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिता बहुत कम आयु में, आजादी की जब जंग चल रही थी, उनकी कम उम्र थी, तब वो उसका हिस्सा रहे। मैं सामाजिक सरोकार के उसमें पला बड़ा हूँ। और मेरे बड़े भाई भी, एक भाई मेरे सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। और मैंने मेरे बचपन में, जब मैं छोटा था, आप तो मंजू जी वो होने लग गए हैं, क्या कहते हैं, गैस सिस्टम है, पर हमारे परिवार में कभी चूल्हा बुझ गया हो, आग बुझ गई हो और उसे जलाया जा रहा हो, ये प्रचलन मैंने नहीं देखा है। मतलब 24 घंटे चूल्हे में आग रहती है। जी। आग का मतलब है कि चूल्हा यूज होता था। उसका कारण समझ लीजिएगा। जी। जो लोग कहीं आ रहे हैं, दूर से जा रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, वो किसान पशु खरीद के ले जा रहे हो, बेचने जा रहे हो, कहीं और जगह जा रहे हो, तो कुछ भी हो तो नहीं, मोहन सिंह रावत जी के यहाँ खाना मिलेगा, चाय मिलेगी, बैठने के वहां तंबाकू मिलेगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना। जी एक जी तो उस तरीके, उस परिप्रेक्ष्य में मेरा जीवन पला। जब मैं दिल्ली आया जी तो दिल्ली में हम सब लोगों को एक मन था कि अलग, मतलब भारत के अलग अलग जगह देख करके क्या छोटा राज्य होना बहुत जरूरी है, तो हम उत्तराखंड अलग राज्य बने, उसकी लड़ाई में जुट गए। जी लेकिन लेकिन एक बड़ा घटनाक्रम मेरे जीवन में आया। उससे पहले मैं शहर के गरीबों को बहुत साधारण रूप में समझता था। मैं जानता था कि ये गरीब है, पैदा होते हैं, काम करते हैं, मर जाते हैं, फिर गरीब पैदा होते हैं, इतने ज्ञान मेरे को था। जी और छाबड़ा फ्लोर मिल में जी 1991 में 3 मजदूर वहां छाबड़ा फ्लोर मिल की जो बोरिंग मशीन थी पानी के लिए, जहां नीचे वो लगा रखा होगा उसने जी मोटर, जी में खराबी आने से एक मजदूर को भेजा। उसका नाम था प्रीतिपाल छाबड़ा, मुझे आज भी याद है, छाबड़ा फ्लोर मिल के मालिक का। जी वो मजदूर बेहोश हो गया, उन्होंने दूसरा मजदूर भेजा, वो बेहोश हो गया, तीसरा मजदूर भेजा, वो बेहोश हो गया। टोटल वहां 7 मजदूर थे फ्लोर मिल में, आटे की जो मिल होती है। 4 मजदूर जान बचाने के लिए भाग गए। जी
मैं तब लॉरेंस रोड केशवपुरम डीडीए के द्वारा विकसित पहली कॉलोनी थी। मैं C8 में रहता था और C4 में तब साहेब सिंह वर्मा जो बाद में मुख्यमंत्री भी बने और केंद्रीय मंत्री बने, वो रहते थे जी। और जब ये मामला मेरे पास भी आया, क्योंकि मजदूरों ने ये देखा कि एक ऐसा व्यक्ति भी है, भले वो अलग इश्यू पर बात करता है लेकिन वो उनके साथ उठता बैठता जो मजदूरों की बात करते हैं। जी। तब मुझे याद है कि अमृतलाल चक्रवर्ती, तरुण कांति बोस, मेरे दोस्त आज भी हैं तरुण कांति, प्रोफेसर विजय सिंह सत्यवती कॉलेज की, तो इन सब लोगों के साथ चर्चा और संवाद हुआ। पर पहला काम मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने राष्ट्रीय सहारा के तब के अपराध मामले को देखने वाले मुकेश मधुर पत्रकार थे, उनको मैं लेकर गया घटनास्थल, अपना भेष बदल करके, क्योंकि पुलिस, मुझे लोकल पुलिस जानती थी और मैं वहां गया और उस मौत के कुएं को हमने करीब से देखा। जी मंजू जी, मुझे ध्यान है कि तब मेरा 1200-1300 रुपए खर्च आया था। पहली मीटिंग मैंने मजदूरों की उसमें 6,500 ज्यादा मजदूर इकट्ठे हुए थे। जी। हमको वहां नहीं जाने देंगे। पृथ्वीपाल छाबड़ा की फ्लोर मिल में मीटिंग करने के लिए 250 पुलिस लगी थी उस जमाने में, लेकिन पुलिस के पास हमारे विषय में रिपोर्ट ठीक नहीं थी, था कि कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती है। जी। तो हमने उस जमाने में मांग की थी 2-2 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए एक एक मजदूर के परिवारों को। जी। लेकिन सरकारी तंत्र और पुलिस और सब मिल करके मजदूरों को उस जमाने में कम पैसा 5-5, 10-10 रुपए के नोटों से बोरा भर के उनको पकड़ा दिए और वो बेचारों को बताया होगा कि भूपेंद्र रावत जैसे लोग तुमसे कोई कमीशन ना ले लें। लेकिन कितनी उम्र थी उस टाइम आपकी? मैं तो अब समझिएगा, आज मैं 54 हो गया हूँ, तो 91 में आप समझ लो कितनी युवा था मैं, युवा अवस्था में। तो तब हमने उस समय उन गरीबों के बीच में जाने का अवसर मिला और तब ये देखा कि ये गरीब अपने कारण से गरीब नहीं है, व्यवस्था ने इनको इस दशा में पहुंचा दिया। तो मंजू जी, वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था, शहर के गरीबों की गरीबी और उसके विषय में सोचना, चिंतन करना और उसके लिए आगे बढ़ना। जी आगे चल करके हम लोगों ने क्योंकि हम लोगों ने, मैंने उत्तरकाशी भूकंप में बड़ा काम किया था हमने, तब हमने मानव चेतना मंच उसका नाम रखा था। हम लोग ऐसे ही बगैर एनजीओ वाला, मैं मूवमेंट का व्यक्ति हूँ, आंदोलन का व्यक्ति हूँ। फिर हमने उसका नाम रखा श्रमिक चेतना मंच, तो श्रमिकों के बीच में चेतना जागृत करने के लिए जी। और ये सब परिणति हुई और 93 में एक बड़ी घटना घटी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे खुराना जी, तो उन्होंने जिक्र किया कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी को पास कर दिया जाएगा और उसके कारण एक उत्तरांचल कॉलोनी थी बुराड़ी में, वहां बड़ी मारपीट उस कॉलोनी के लोगों के साथ की गई, वो इलाका छोड़ के भाग गए थे। मुझे वहां जाकर डटना पड़ा। उन लोगों में से मुझे 2 परिवार जानते थे, एक जो घरों में गैस सिलेंडर सप्लाई करता है और एक टैक्सी चलाता था। जी भूपेंद्र जी, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हम जुड़े हुए हैं रावत जी से और हमारे पास इनके लिए 3-4 और बहुत अहम मुद्दे हैं जिन पर हम बात करना चाहते हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक और आप भी कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हम जुड़े हुए हैं भारत से, जहां पर कि भूपेंद्र रावत जी हैं, जो कि यूपी के एक छोटे से गांव से जमे पले और एक सोशल वर्कर के रूप में उनका जो पहला वाला था, उन्होंने मजदूरों के हित में उन्होंने लड़ना शुरू किया और वो आज तक इस जंग उनकी जारी है, वो चाहे किसी का भी मुद्दा हो। तो भूपेंद्र जी, हम आपसे बात पूछते हैं, ये जो कृषि बिल जो है पास हुआ, इसके तीन अहम जो क्वेश्चंस हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है और आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इसमें कितना लाभ है और कितना हानि है इसमें। मैं आपके माध्यम से मंजू जी, मुझे लगता है कि पहले बिल से पहले मैं किसानों के योगदान पर बात करूं। जी जरूर। हमारे देश में हमारे जो अन्नदाता किसान है, उनका योगदान है सबसे बड़ा मंजू जी, कि वो भारत की आबादी के लिए 100% खाद्यान्न पैदा करते हैं। जी। और जब 100% खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं तो जो उसको खरीदने में विदेशी करेंसी हमारी खर्च होती है, उसकी बचत भी करते हैं। जी। और हमारे देश में रोजगार देने का सबसे बड़ा सेक्टर है। दूसरी बात, हमारे देश में जो उद्योग चलते हैं मंजू जी, उनमें 70% ज्यादा उद्योग कृषि उपज पर निर्भर है। जी। 70% से ज्यादा कृषि उपज पर निर्भर है, वहां रोजगार भी मिल रहा है
जी कृषि उपज हो रही, उससे भी जीडीपी है, और कृषि उपज पर निर्भर उद्योगों से भी जीडीपी है। जी। तीसरा योगदान बताता हूं मुझे, हमारे देश में पान की दुकान से लेकर 7 तारा 7 स्टार होटल है ना, जी मतलब मैं जो कॉमर्शियल गतिविधि की बात कर रहा हूँ, 85% 85% व्यावसायिक गतिविधियां भारत में कृषि उपज या कृषि उपज से उद्योगों में निर्मित सामान पर निर्भर है। जी तो व्यावसायिक क्षेत्र में भी हमारा बड़ा योगदान है कृषि का। जी और चौथी भूमिका, जल मार्ग से लेकर के रेल मार्ग तक जी और सड़क मार्ग से लेकर वायु मार्ग तक जो माल ढोने का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, 65% से ज्यादा कृषि उपज और कृषि उपज से निर्मित सामान पर है। जी। अब इन चारों सेक्टर का जीडीपी में योगदान, इन चारों सेक्टर का जीडीपी में योगदान बताइए आप, जी और चारों सेक्टर का हमारे देश में रोजगार को देने का जरिया बताइए। तो जी बहुत बड़ी, मैं आपके माध्यम से अमेरिका में और दुनिया में भारत के किसानों के योगदान का आपसे आग्रह करता हूं। ये मैंने किसानों का योगदान आपको बताया। जी जी अब आता है कि किसानों के इतने बड़े योगदान के अलावा कोरोना काल में बात करता हूं एक लाइन में, फिर बाद में दोबारा कोरोना पर आऊंगा। जी हमारे देश में कोरोना के नाम पर 24 मार्च से रेल पर ताले, होटलों पर ताले, उद्योगों पर ताले, बसों पर ताले, व्यापार पर ताले, बाजार में ताले थे। जी हमारे देश की विकास दर संगठित क्षेत्र की -24 में चली गई, असंगठित को जोड़ देंगे तो -50 में चली गई, और जी किसानों खेती किसानी की जो विकास दर है वो +4.5 है। आप समझ गए। तो मैं आता हूं किसानों के कोरोना काल में भी देश को बचाने पर 3 बिलों पर। जी एक, वो क्या कारण है कि अचानक में अध्यादेश ला करके किसानों के जो बिल बनाए गए, इसको मैं ऐसे जी कहूंगा, भारत सरकार कह रहे हम आपको एक तोहफा दे रहे हैं 3 बिलों का, जी और किसान कड़कती ठंड में लाठी डंडा आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार झेल रहा है। इतनी कड़कती ठंड में खुले आसमान के नीचे जान जा रही है, किसान मर भी रहे सर्दी के जी कारण। वो कह रहे हैं हमको आपका तोहफा नहीं चाहिए। जो 3 कानून दिए गए उसमें मैं बात करता हूँ। जी हमारे देश के अंदर और दुनिया में जी व्यापारी किसी चीज का भंडारण कर देते थे भारत में, और भंडारण करके उसका कृत्रिम कमी दुनिया देश में करते थे और फिर महंगी दाम पर बेचते थे। तो भारत की सरकार 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम लेकर के आई, जिसमें भंडारण करने को अवैध करार दिया गया। जी इतना बढ़िया कानून था मंजू जी, कि जी आप देश में किसान या किसी भी आवश्यक वस्तु को जमा न कर दें और उससे ज्यादा मुनाफाखोरी न कर सके, इसके लिए कानून था। जी तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, हमारे देश में संघ परिवार की सरकार है, और जी संघ परिवार की सरकार में तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि अब जो ये कानून लाए 2020 में, वो ऐसा कानून लेकर आए मंजू जी कि हमारे देश में कोई भी व्यापारी पूरे भारत का सरसों का तेल खरीद सकता है या पूरे भारत के आलू खरीद के रख सकता है, जी भंडारण कर सकता है। अब जब वो भंडारण करेगा तो बाजार में वो बेचे या ना बेचे उसकी मर्जी। उसमें 2 कानून है, एक अगर युद्ध हो रहा हो तब, और दूसरा अगर हमारे देश में कोई आपदा हो तब वो भंडारण नहीं कर सकता है। अब जी समझ लीजिएगा, आपके माध्यम से मैं करोड़ों करोड़ दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि जी जब युद्ध ना हो रहा हो और हमारे देश में कोई आपदा भी ना हो, जी और हमारे देश के दुनिया के किसी ताकतवर व्यापारी ने पूरे भारत के आलू का भंडारण कर दिया हो, जी तो अगर कोई इंस्पेक्टर जाके कहेगा भी कि भाई आपने भंडारण क्यों किया, तो बोला मेरे पास ये लाइसेंस है ना, सरकार का कानून है, संसद में पारित हुआ, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया और कोई युद्ध भी नहीं है और कोई आपदा भी नहीं है। तो वो किसान से आलू खरीदेगा 2 रुपए किलो, और जब बाजार में आलू की किल्लत पैदा हो जाएगी तो 20 रुपए किलो बेचेगा, तो कोई उसे रोक नहीं सकता है। तो ये कानून, ऐसा कानून जो उपज के समय किसान को लूटेगा और बाद में पूरे भारत के उपभोक्ताओं को लूटेगा। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं
आप अपने सामान का भंडारण कीजिए। हमारे देश का किसान मंजू जी, उसका घर टपकता है पानी से, और वो प्रार्थना करता है खुदा से, रब से, गॉड से, भगवान से कि वर्षा दे, वर्षा हो जाए। उसका घर में पानी टपकता है और वो बारिश के लिए प्रार्थना करता है भगवान से। अब बताइए कि उसके पास जिसका घर टपकता है वो भंडारण कहां से करेगा? तो भंडारण तो वही करेंगे जिनके लिए। तो अब मैं इस पर, आप समझ गए? एक बहुत बात। जी। दूसरी बात, दूसरा कानून तो बहुत ही बढ़िया है, वो है मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये तो बहुत ही गजब का है मंजू जी, जितनी मर्जी तारीफ की जाए कम है। इसमें क्या है कि हमारे किसान को फसल की बुआई से पहले ही रेट तय हो जाएगा। मतलब कोई आदमी, समझ लो, मैं उदाहरण के तौर पर कहता हूं कि ब्रिटानिया गया और ब्रिटानिया वाले ने कहा जी हमने ब्रेड बनानी है, और उसने 1000 गांव से कहा आप अपने खेतों में गेहूं की बुआई करो, सारा गेहूं मैं लूंगा। क्या रेट लूंगा? माना उसने तय किया कि 18 रुपए किलो गेहूं मैं खरीदने वाला हूं। तो हमारे किसानों की सरदर्दी खत्म हो गई ना। हमारा किसान उसको बुआई से पहले 18 रुपए किलो में सौदा कर चुका होगा, और उसको पैसा 1800 रुपए का जो तय हुआ सौदा, एक सरदर्दी उसकी खत्म हो गई। अब दूसरी तरफ हमारे देश में है न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य ये है, अब ये दोनों चीजों को बताता हूं मैं, जो अनुबंध पर है, और उसकी कमी क्या हो बताता हूं। माना बाजार में गेहूं का दाम हो गया 28 रुपए किलो मंजू जी, पर हमारे किसान का सौदा तो क्या रेट का है? 18 रुपए किलो का। अगर हमारा किसान 18 रुपए किलो में गेहूं नहीं देगा तो जेल जाना पड़ेगा। जाएगा ना जेल, क्योंकि एसडीएम भी साधारण आदमी की बात नहीं सुनेगा, किसान के कपड़ों से बदबू आती है। तो अगर बाजार में दाम ज्यादा हो गए तो हमारे किसान की मजबूरी है किसी भी कीमत में कंपनी को अनुबंध के हिसाब से फसल का आवंटन उपलब्ध कराना। और अगर बाजार में रेट कम हो जाए जी, तो खरीदार कह सकता है कि जो गेहूं हमने सौदा किया था उसमें हमने कहा था कि लाल रंग ज्यादा रहेगा, तुम्हारे गेहूं का लाल रंग कम है और सफेद रंग ज्यादा हो गया, ये वाला गेहूं तो मुझे नहीं चाहिए। दूसरा कहेंगे आलू की खेती करा चिप्स बनाने वाला, वो कहेगा कि हमने जो सौदा किया था उसमें कहा था कि 50 ग्राम का आलू होना चाहिए, आपके कुछ आलू तो 30 ग्राम के और कुछ 150 ग्राम के, हम ये नहीं लेंगे। अब अनुबंध में कुछ तो शर्त होगी ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, और न्यूनतम समर्थन मूल्य में क्या है, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया कि भाई 18, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 18 रुपए में आपका गेहूं लेंगे और बाजार में 28 रुपए किलो गेहूं हो गया, तो हमारा किसान बंधुआ नहीं है सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य का, वो बाजार में 28 रुपए किलो बेच सकता है। दोनों का फर्क किया। तो जहां अनुबंध पर मानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है हमारे देश के किसानों को कंपनियों का गुलाम बनाने का षड्यंत्र। तो इसको मैं दूसरे शब्दों में कहूंगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसी भी कीमत में हमारे देश के किसानों की जमीन को दुनिया की कंपनियों के पास गिरवी रखने के लिए कानून लेकर आई, और हमारे देश के किसानों ने तय कर लिया कि हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन हम अपनी जमीन को नरेंद्र मोदी को गिरवी, कंपनियों को गिरवी रखने का जो कानून है उस कानून को बदली कराने तक लड़ते रहेंगे। ये इसका सार है। जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई रावत जी। जैसा कि आप देख रहे हैं हम जुड़े हुए हैं भारत से भूपेंद्र रावत जी से, और जिन्होंने बड़े ही विस्तार में हमें कृषि के ये जो 3 क्वेश्चन जो हमने पूछे, इन्होंने जो लागू करना चाहते हैं इनके बारे में बात की। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इस मुद्दे पर फिर बात करते हैं, पर आप भी कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं हम जुड़े हुए हैं रावत जी से भारत से। रावत जी, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अभी आप मोदी जी की बात कर रहे थे, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त कितने ही
बाहर की कंट्रियां हैं जिन्होंने उनको वीजा नहीं दिया था। तो तब उस समय जब भाजपा के चुनाव आए और लड़ना, तो उन्होंने कैसे तय कर लिया इन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए? इसके बारे में आप अपनी कुछ टिप्पणी करें। ये पहले तो मैं एक तीसरा वाला बिल रह गया, तो मैं थोड़ा बता दूं, बस बहुत बड़ा कृषि बिल। तीसरा बड़ा है वो हमारे देश में था कि हमारे देश में मंडी व्यवस्था है। तो 14 अप्रैल 2016 को जिस दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन था, उस अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंडी व्यवस्था के लिए एक नाम शुरू किया, उसका नाम रखा ई नाम। और ई नाम का मतलब था इलेक्ट्रॉनिक नेशनल मार्केटिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग। पूरे भारत की मंडियों को एक जगह जोड़ना था, भारत के नागरिक जहां चाहे वहां अपनी उपज बेचे। और इसको इनाम रखा गया। उसमें अभी तक बमुश्किल 1000 मंडियों को जोड़ा गया। लेकिन मैं 16 की बात कर रहा हूं मोदी जी की। मोदी जी ने तब कहा था कि ये मंडी व्यवस्था देश के किसानों के लिए बहुत बढ़िया है और देश के आड़तियों के लिए, जिनको बिचौलिया और डकैत और चोर बताया जा रहा है, उनके लिए बहुत बढ़िया है, और देश के उपभोक्ताओं के लिए। और अब 2020 में मोदी जी कह रहे हैं कि ये व्यवस्था खत्म करनी है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य है ना, ये जो नया कानून है, तो ये मंडी, आड़ती और उपभोक्ता तीनों के लिए घातक है। हमारे देश की 6900 मंडियां हैं मंजू जी, और हमारे देश की संघ परिवार की सरकार हमारे देश की 6900 मंडियों को, की जमीनों को अपने चहेते कंपनियों के हवाले करने के लिए मंडी व्यवस्था को खत्म करने जा रही है। एक दूसरी बात, हमारे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 6% लोगों को मिलता है, उस व्यवस्था को खत्म करने जा रही है। 2, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और तीसरी बात है कि जिनको बिचौलिया एजेंट कहा जा रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी इस बात का खुलासा करें कि 2016 में बाबा साहेब के जन्मदिन के अवसर पर इनाम और मंडी की तारीफ करना, मोदी जी तब नशे में थे या मोदी जी 2020 में नशे में थे जिस दिन उन्होंने कहा ये व्यवस्था खराब है? ये उनको बताना चाहिए। क्योंकि दोनों स्थिति में एक तरफ आप मंडी की तारीफ करते हैं 16 में, और 2020 में उस व्यवस्था को खत्म करने के लिए आप कानून बनाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सब लोगों से आग्रह करता हूं कि देश में देश की मंडी व्यवस्था को, न्यूनतम समर्थन मूल्य को बचाने, देश के उपभोक्ता और किसानों को लूटने के लिए जमाखोरी का कानून बनाने, और देश के किसानों की जमीन कंपनियों के गिरवी रख करके किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने का षड्यंत्र हमको मंजूर नहीं है। ये तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे। दूसरी बात जो आपने सवाल किया बहुत बढ़िया, तो ये किसानों से जुड़ा हुआ मामला है मंजू जी। 2013 में आपको बताना चाहता हूं, जो 2013 में कानून बना, उचित मुआवजे का अधिकार, पुनर्वास, पुनर्स्थापना और पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, इसके मसौदे की कमेटी, संसदीय समिति की चेयरमैन थी सुमित्रा महाजन जी। और सुमित्रा महाजन जी ने जो मसौदा फाइनल किया, हम सब लोग उसका हिस्सा थे। उसकी खूबसूरती बताता उस कानून की क्या क्या है। 4 बड़ी खूबसूरतियां। एक, 70 से 80% किसानों की लिखित सहमति और भौतिक तौर पर उनकी जमीन का कब्जा लेने के बाद अधिग्रहण किया जाएगा। 2, हमारे देश को खाद्यान्न संकट से बचाने के लिए, कभी संकट पैदा ना हो, बहुफसली खेती और सिंचित भूमि के अधिग्रहण को किसी भी कीमत पर अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। 2, 3, जमीन की मंजूरी की कीमत बढ़ती रहती है, चाहे वो फसलें पैदा करती हो अन्न की, या फसलें पैदा करती हो व्यावसायिक औद्योगिक परिसरों की। तीसरी बात है कि 5 साल से अधिक अवधि तक यदि जगह का उपयोग नहीं किया गया अवार्ड होने के बाद, तो जमीन स्वाभाविक उसका अधिग्रहण रद्द हो गई, वापस चली जाएगी प्रभावित किसानों को। 3, ये खूबसूरती बता रहा हूं। चौथी खूबसूरती, जब आप जमीन का अधिग्रहण करेंगे तो उससे जो नुकसान होगा समाज को और जो दुष्प्रभाव पड़ेंगे उन समाज पर भी और पर्यावरण भी, सबका आंकलन होगा, उसका निदान करना पड़ेगा, पुनर्वास की गारंटी। और 5, खेती हर मजदूर को 5-5 लाख रुपए दिया जाएगा। 6,
हमारे देश में जो जमीन का अधिग्रहण हो गया 5 साल में सरकार तीसरे पक्ष को बेचेगी तो जो लाभ कमाएगी 40% हिस्सा और देगी। ऐसा कानून देश की कंपनियों को मंजूर नहीं था, इसलिए वो नरेंद्र मोदी जी को लेकर आए। मई 2014 में 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उनकी सरकार ने शपथ का ग्रहण किया। पहले ग्रामीण विकास मंत्री थे गोपीनाथ मुंडे। 29 मई 2014 को इस नए कानून 2013 के कानून के विषय में पूछा एक पत्रकार ने कि इस नए कानून को आपकी सरकार क्या करेगी। गोपीनाथ मुंडे बोले हमारी सरकार तत्काल इसका क्रियान्वयन करेगी। और 3 जून को मंजू जी मंत्री जी गाड़ी में बैठे थे, गोपीनाथ मुंडे ड्राइवर ने गाड़ी तेज चलाई, ब्रेक मारा, मंत्री मर गए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में जस्टिस लोया हमारे देश के गृह मंत्री को सजा सुनाने वाले थे, उनकी संदिग्ध मौत हुई। गोपीनाथ मुंडे इस नए कानून के पैरवी करने वाले थे, वो चलती गाड़ी में मर गए। सुमित्रा महाजन जी किनारे लगा दी गई, आपने देखा। और सुषमा स्वराज जी को विदेश मंत्रालय थमाया गया। जब ये कानून बन रहा था उस कानून की उसका नाम था सुषमा स्वराज बिल रखा गया था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं। और चौथी बात करके खत्म करता हूं। इस पर सरकार बनी, मैंने कहा संसदीय समिति को 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून की भ्रूण हत्या की मोदी सरकार ने। मोदी सरकार ने दिसंबर 2014 में अध्यादेश जारी करके उस कानून को खत्म करने का प्रयास किया। 3 बार अध्यादेश जारी करके उस कानून को कमजोर करने का प्रयास किया। तीनों बार हम संसद के समक्ष आके डटे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के किसानों को जो सबसे बड़ी ताकत मिली थी, आपके माध्यम से सुन रहे हो करोड़ों करोड़ भारत के नागरिक, उस ताकत को कमजोर करने के लिए मोदी को लाया गया। देश में खाद्यान्न संकट से देश को बचाने के लिए, बहुफसली और सिंचित भूमि को बचाने के लिए, हमारे देश को खाद्यान्न संकट में झोंकने के लिए मोदी को लाया गया। हमारे देश में जो पर्यावरण पर और बेरोजगारी होगी उन लोगों का न्याय न दिलाने के लिए और जमीन का 5 साल में अधिग्रहण रद्द न हो, उन जमीनों को लूटने के लिए और खेती हज मजदूरों को लाभ से वंचित करने के लिए हमारे देश में मोदी को लाया गया। और मोदी को ला करके गोपीनाथ मुंडे जी को भी मरवाया गया ताकि इस कानून को खत्म किया जा सके। मैं दावे के साथ में आपके सामने कह रहा हूं, मैं कई मंचों से सवाल उठा चुका हूं कि गाड़ी तेज चल रही हो, ड्राइवर ब्रेक मारेगा, मंत्री नहीं मरता है। इसलिए ऐसा देश की जनता के खिलाफ जो काम कर सकता है वो नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। मोदी जी ने एक अच्छी बात कही कोरोना के काल में परसों, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं सारा काम टुकड़ों में नहीं करता, एकदम करता हूं। जैसे मंजू जी हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने ताली बजाई और 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए, 3,60,000 उद्योग बंद हो गए, ताले लग गए। प्रधानमंत्री जी गाल बजाते हैं मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। हमारे देश की दशकों से चली आ रही टैक्स पद्धति को बदल दिया, आज भी पटरी पर नहीं आई है जीएसटी, और जीएसटी में ताली बजाई और टैक्स पद्धति बदल डाली और देश के उद्योग और व्यापार को चौपट कर दिया। हमारे देश के अंदर अगले बार हम चर्चा करेंगे कि ताला लगा दिया कोरोना को लेकर के। और हमारे देश में कोरोना काल में किसानों के लिए कानून बनाया, ये 4 चीजें हैं। तो मैं कोरोना पर बात करेंगे बाद में। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को लाया गया और गोपीनाथ मुंडे को मरवाया गया। जी जी एक और चीज हो रही है, जो आप पर हम बात कर रहे हैं, ये जो लोग सुन रहे हैं ना, उनको ऑडियो दिक्कत आ रही है, वो सुनाई नहीं दे रहा उनको साफ साफ। जी जी ऑडियो मेरे को आपकी आवाज बिल्कुल सही सुनाई दे रही है, बिल्कुल सही मेरे को आ सुनाई रही है, लेकिन तो जी पब्लिक सुन रही है, कहीं पब्लिक वो कहीं ऑडियंस टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, उसके बारे में मुझे नहीं पता, पर आपकी आवाज मुझे बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है। और तो आप ये कहना चाहते, आप किसानों के हित के लिए लड़ रहे हैं, आप एक सोशल वर्कर हैं, बचपन से जब से आपने देखा, जैसा कि आपने कहा, तो जेल में जी जी तो अन्ना को लाने वालों में हम थे, स्वामी अग्निवेश, अरविंद केजरीवाल, कई लोग थे। हालांकि उस पर बाद में आऊंगा, कभी चर्चा रखेंगे। मुझे बाद में अनडेमोक्रेटिक लगता है वो तरीका, लेकिन तब हम साथ थे, एक साथ। जी तो एक बात और है रावत जी, मेरा पर्सनल
सब लोगों का, मेरे दर्शकों का भी क्वेश्चन है कि हम भारत को देखते हैं, हम बाहर बैठे हुए मेरा देश मेरी धरती प्यार करते हैं। किसानों की फैमिलीज हैं जो कि कहते हैं कि जो हाथ आपको खाना देते हैं उनको काटना नहीं चाहिए। यहाँ पे इस मुद्दे पर भी बात होती है। तो एक और मुद्दा है यहाँ पर हमारा, जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, बॉलीवुड का। बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जो कि दुनिया भर में फेमस है, जिसमें कि बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं या वो भी इसको लाइक करते हैं। आप ये देखेंगे कि संगीत और ये जो एक्टिंग है किसी चीज़ की मोहताज नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पर काफ़ी अरबी फैमिलीज हैं जो हिंदी की मूवी देखती हैं और उसके नीचे वो अरबी में उनका लिखा हुआ आ जाता है। तो ये जो मैं ये क्वेश्चन करती हूँ आपसे, पर इसका आंसर आपसे मैं बाद में लेती हूँ क्योंकि मुझे अभी ब्रेक लेना है, जैसा कि हमारा समय का हम लोग पाबंद हैं। बॉलीवुड में एक तो आरोपी होता है और एक मुजरिम होता है। जब तक आप किसी को मुजरिम करार नहीं देंगे तब तक वो मुजरिम नहीं होता है। कुछ चैनल के माध्यम से जिन लोगों को तहे दिल से दर्शक प्यार करते हैं या बाहर के लोग प्यार करते हैं, उनको आप नशेबाज कहते हैं या चंगेड़ी कहते हैं। एक क्वेश्चन मेरे जहन में घूमता है हर समय। कुंभ का मेला होता है तो जितने भी साधु संत होते हैं उनके पास चिल्लम में गांजा होता है या वो होता है, तो उसको आप क्या कहेंगे? उस मुद्दे को आप बॉलीवुड को क्यों उछालकर अपने भारत की छवि को खराब कर रहे हैं? क्यों नहीं उस मुद्दे पर आप बात करें? तो वो सही है तो ये गलत है। और इसके बारे में हम आपसे विचार जानेंगे, पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक रावत जी, और आप लोग भी कहीं जाइएगा नहीं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कि आप देख रहे हैं हम जुड़े हुए हैं भूपेंद्र रावत जी से, भारत से, और एक सोशल वर्कर हैं। तो भूपेंद्र जी, आपसे हमने ये जो क्वेश्चन किया था ब्रेक से पहले, आप संक्षिप्त में उत्तर दीजिएगा, हमारे पास क्वेश्चन बहुत हैं और समय बहुत कम है। अच्छा जी, तो मैं एक बात आप जो कह रही हैं ना जी, आपने देखा कि हमारे देश में तुर्की में गए थे फिल्म की शूटिंग, लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए गए थे हमारे आमिर खान जी। तो हमारे देश में जो सरकार है वो संघ परिवार की सरकार, उस देश संघ परिवार की एक शाखा भाजपा भी है जिसकी जो सरकार चला रही है। आरएसएस एक परिवार है और उसकी एक अखबार है पांच जन्य। पांच जन्य में हमारे देश के आमिर खान को देशद्रोही बताया गया। जी। आरोप लगा आप तुर्की गए हो, तुर्की के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान में जाके धारा 370 को हटाने का विरोध किया था। जी। अब फिल्म इंडस्ट्री का मामला जो आपका सवाल है, दूसरा आरोप लगा आपकी फिल्में चीन में ज्यादा देखी जाती है, पर वहां पर यह आरोप भी लगा कि कुछ एक्टर हैं और जिनकी फिल्में नहीं देखी जाती। यह पहली बात। दूसरी बात कहता हूं, हमारे देश के एक नायक है सुशांत सिंह राजपूत, 14 जून को आत्महत्या कर देते हैं जी। और फिर आप समझ लीजिएगा कि जुलाई में 10 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी आरोप लगाते फिल्म इंडस्ट्री के 3 बड़े नायकों पर। वो बोलते हैं कि आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान मौन क्यों है, मुंह क्यों नहीं खोलते हैं। इनके विषय में उन्होंने कहा इनकी जांच होनी चाहिए, ईडी से लेकर आईटी तक और सीबीआई सब इनकी जांच पड़ताल करें। ये मैं दूसरा घटक बता रहा हूँ। तीसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसकी सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या 14 तारीख को होती है, 15 को दाह संस्कार होता है और 40 दिन बाद एफआईआर दर्ज होती है पटना में, एक और एफआईआर। जी। और रोचक बात बताना चाहता हूँ, न केवल सरकार, जो पटना में एफआईआर दर्ज होती है, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट भी उसको ऊपर मोहर लगाता है, एफआईआर ठीक है। और उस एफआईआर के बाद सीबीआई भी जांच करती है, ईडी भी जांच करती है, नारकोटिक्स कंट्रोल विभाग, इसको एनसीबी कहते हैं, जो आपने चरस गांजा अफीम ढूंढने के लिए वो 5 ग्राम 10 ग्राम ढूंढता फिर रहा है। और हमारे देश में सबसे इज्जतदार नामी संस्थान है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल।
वो जांच करता है कि हमारे देश में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई कि आत्महत्या। अब मैं उल्टा बोलता हूँ कि 41 दिन लग गए, 43 डे लग गए एम्स को ये बताने में कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की थी, हत्या नहीं की गई थी। जी जबकि मुंबई के डॉक्टरों ने तत्काल बता दिया कि आत्महत्या का मामला है। अब मैं रोचक बात बताता हूँ, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई, ये लगातार टीवी अखबारों में चर्चा में रहा। हत्यारों के नाम भी उजागर किए गए जगह जगह, जानबूझ करके मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर से लेकर नायकों को बदनाम किया गया। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, टीवी अखबारों से लेकर सबने, लेकिन जैसे ये पता लगा, मैं आपको बता रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, ये एम्स बता चुका है, ये समाचार कहीं बहुत बड़ा नहीं दिखाया गया। समझ रहे हैं ना आप बात को? आप है दूसरा सवाल, दूसरा महत्वपूर्ण है कि यदि हमारे, न केवल हमारे देश के बाबा लोग चरस पीते, गांजा पीते, वो तो देखिए, एक बात आपको बताता हूं मंजू जी, जो लोग निर्वस्त्र रहते हैं, अगर कोई आदमी गांजा चरस पीता तो उसको कपड़ों की जरूरत, लोक लिहाज के लिए कपड़े पहन सकता है वो, पर वो लोक लिहाज अगर त्याग दे तो बाबा की तरह नंगा भी रह सकता है। आप समझ लीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसको सर्दी गर्मी नहीं सताती है जो चरस पीता है, चरस का आदि होता है। यदि सच में हमारे देश की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हमारे देश को नशा मुक्त करना चाहता है, तो पूरे देश के अंदर करोड़ों लोग हैं जिनके परिवार के बच्चे नशाखोरी में, स्मैक, चरस, गांजा, अफीम पीकर बर्बाद हो रहे हैं। बाबाओं को छोड़ दीजिए, फिल्म इंडस्ट्री के लोग शौकिया तौर पर क्या ले रहे होंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये षड्यंत्र है। आपने सुना आपदा में अवसर, ये इसका नारा है। ये फिल्म इंडस्ट्री को बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 21 में 1000 एकड़ जमीन चिन्हित कर दी गई है बड़ी फिल्म सिटी बनाने के लिए। और उस बड़ी फिल्म सिटी को बनाने के लिए, उसको विकसित करने के लिए, और फिल्म मुंबई से लोगों को यहाँ बुलाने के लिए, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स विभाग से लेकर मीडिया तक, गोदी मीडिया, सबको लगा करके मोदी सरकार न केवल बदनाम करना चाहती है। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, ये 50 ग्राम 6 ग्राम में गिरफ्तार कर रहे हैं। अरे भाई, नारकोटिक्स विभाग में जांच कर रहे हैं, सीबीआई ने आज तक क्यों नहीं बोला कि भाई उसकी, देखिए मैं आपको बताता हूँ, बोला जी 15 करोड़ का गबन हुआ, कहाँ है वो 15 करोड़? फिर कहा गया इसकी हत्या हुई, फिर कहा गया नहीं नहीं साहब ये नशे का मामला है उसमें। और मैं आपको और भी बताता हूँ मंजू जी, हमारे देश में एम्स ने तब खुलासा किया जब उससे पहले मनीष, हमारे हाथरस की में एक वाल्मीकि की बेटी की गैंग रेप करके कमर की हड्डी और जुबान काटी गई थी, उसकी हत्या के बाद 100 को ठिकाने लगाया गया। उसके बाद में यह बात खुलासा किया गया कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। काश एक क्रोनोलॉजी का मामला है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये बात भी हमारे देश के अंदर खुलासा होना चाहिए। क्या सच में हमारा एम्स में डॉक्टर इतने निकम्मे हो गए, इतने नालायक हो गए कि मुंबई के डॉक्टरों ने तत्काल जांच की और पाया पोस्टमार्टम के सुशांत राजपूत की आत्महत्या हुई थी, और एम्स को 43 दिन लगते हैं। हमारे देश की सीबीआई इतनी नकारा हो गई कि उसको अब तक पता नहीं लगा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई थी। हमारे देश का ईडी, उसको कई दिन लगे ये बताने में कि 15 करोड़ का गबन नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में बैठे जिन जजों ने पटना की एफआईआर को सही करार दिया था, हमारे भारत के लोकतंत्र के लिए और संविधान का सम्मान करते हुए माफी मांगनी चाहिए। जिन मीडिया कर्मियों ने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई, लगातार 20,000 स्टोरियां हुई है, 20,000 स्टोरियां कम नहीं होती हैं। सुशांत सिंह राजपूत पर आर्टिकल लिखने से लेकर, स्टोरी से लेकर के, और जो टीवी एपिसोड और चर्चाएं हुई हैं, उन सब 20,000 बार मैं ये मानता हूं हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश को ऑर्डर करना चाहिए कि 20,000 बार वो अखबार और टेलीविजन विज्ञापन छापे कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या की थी। उसकी हत्या कराने में किसी नायक और किसी नालायक का हाथ नहीं था। उस व्यक्ति ने, और डिप्रेशन में बहुत लोगों ने आत्महत्या की है लॉकडाउन के कारण, उनकी बात है सुशांत सिंह ने आत्महत्या की है, और लोगों ने भी आत्महत्या की है। मैं ये कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट क्यों मौन है? तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने झूठी एफआईआर को सही प्रमाणित करा। केंद्र की मोदी सरकार लगाई
बदनाम करने के लिए। रावत जी, टाइम हमारे पास बहुत कम है। एक लास्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, सब दर्शकों के माध्यम से आपसे, कि अगर जितने भी मुद्दे अभी हमने बात की, उनके ऊपर विचार, आपके विचार सुने, अगर आपके पास अधिकार हो इनको सॉल्व करने का, तो आप क्या करते हैं? मैं एक बात और कहूं कोरोना को लेकर के, मैं बोलना चाहूंगा मंजू जी प्लीज। हमारे पास टाइम बहुत कम है, समय बहुत कम है। मैं एक बात, हमारे देश में 30 जनवरी को कोरोना आ गया था। हमारे देश में जहाज से लेकर रेल से उद्योग व्यापार में कहीं ताला नहीं लगा, और 54 दिन में हमारे देश में 24 मार्च तक सिर्फ 559 मामले हुए, और मोदी जी ने देश में ताला लगाया। हमारे देश के उद्योग 15,000 करोड़ के नुकसान में चले गए, हमारी होटल इंडस्ट्री 5,000 करोड़ के नुकसान में चली गई, 14,445 रेल रोजाना आवागमन करती थी, बमुश्किल 200-250 रेल आवागमन कर पा रही है। सारे रेलवे स्टेशन पर जो हॉकर वेंडर्स है, 15,90,000 परिवार जो हॉकर वेंडर्स भुखमरी की कगार पर है, जो वहां बोझ उठाने वाले वो भुखमरी की कगार पर हैं, रेल के पथ तक पहुंचाने वाले, रेलों से घर पहुंचाने वाले भुखमरी की कगार पर हैं, रेल को नहीं चला पा रहे। 14 करोड़ लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हुई, 2 करोड़ 60 लाख लोगों की बड़ी नौकरियां जा चुकी हैं। हमारे देश का आप समझ लीजिएगा कि हो क्या रहा है। चीन ने कब्जा कर लिया बॉर्डर पर, सीमा पर आकर के हमारे जवानों को मारा। हमारे देश की विकास दर संगठित असंगठित -50 में चली गई। गरीबी के मामले में हम बांग्लादेश से भी नीचे चले गए। भुखमरी के मामले में बेटियों का सम्मान नहीं बच रहा है। संसद के अंदर अवैध, मैं कहूंगा गुंडागर्दी से कानून, कृषि बिल पास कराए गए, संसद की मर्यादा नहीं बच रही है। अभी नई संसद का शिलान्यास कर रहे हैं प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट मना कर रहा है कि वहां नया वो नहीं बन सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अभी नया संसद भवन नहीं बनेगा, और नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, और पहली बार पूजा करा रहे हैं। अरे पूजा का क्या मतलब होता है? हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है, सबकी पूजा कराओ। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट मना कर रहा है तो उसका शिलान्यास हो रहा है, और किसान सड़कों पर है, मांग कर रहे हैं कि हम आपका कानून नहीं चाहते हैं, उन्हें किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं दर्शकों को, भूपेंद्र रावत की बाल पर आप जा सकते हैं, देख सकते हैं वॉइस ऑफ इंडियन पीपल में जाकर के। हमारे देश में 24 मार्च को मैंने कहा था कि लॉकडाउन से ना कोरोना की चेन टूटेगी, ना कोरोना का संक्रमण रुकेगा, और 31 मार्च तक मैंने कहा था कि देश में भूख से ज्यादा कोरोना से कम लोग मरेंगे। मैं कोरोना को नहीं मानता हूं। हर साल 1 करोड़ 70 लाख लोग मरते हैं संक्रमण से, और इस साल अगर ये संख्या ज्यादा हुई तो मैं कहूंगा कोरोना से लोग मरते हैं, कोरोना से लोग मरते नहीं है। ये बात सीरो सर्वे में भी तय हो गई। राजधानी दिल्ली का सीरो सर्वे हुआ, 29% लोगों को कोरोना बॉडी, उनके एंटीबॉडी, कोविड-19 की एंटीबॉडी पाया गया। मुंबई में सर्वे हुआ, वहां पाया गया। लॉकडाउन से कोरोना नहीं रुका, लेकिन हमारा देश बर्बाद हो गया। यह बात मैं आपके माध्यम से आपको कहना चाहता हूं। हमने तब भी कहा था, अब भी कह रहे हैं, हम किसी भी कीमत पर लॉकडाउन नहीं करते। अगर हम वहां पर होते, हम अगर बात करें कृषि बिलों को लेकर के, अगर हम सरकार में हैं और हमारे किसान को ये बिल नहीं चाहिए, लोकतंत्र में हम उसको लागू नहीं करते। और हमारे देश के अंदर जस्टिस लोया की हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर संज्ञान नहीं लिया, और सुशांत सिंह राजपूत जिसने आत्महत्या की, उसके मामले का संज्ञान लिया। हमारे देश की अदालती व्यवस्था पर भी मैं निश्चित तौर पर मैं लगाम लगाता, इस व्यवस्था को ठीक करता। और मैं आखिरी बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर अगर लोकतंत्र मैं सरकार में होता, तो मेरे देश के किसान इस तरीके से सड़कों पर, मैं उनको लाठी डंडे, आतंकवादी वारदात की है दिल्ली की सरकार ने, सड़कें खुदवा दी केंद्र सरकार ने, जहां से किसान आ रहे थे, बड़े बड़े पत्थर रखवा दिए, कटीले तार बिछवा दिए, पानी की बौछार से मरवाया, आंसू गैस के गोले चलवाए। ये लोकतंत्र कम तानाशाही ज्यादा है मंजू जी, ये बात भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। लेकिन देश की आजादी के जंग में जो नालायक परिवार अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहा था, उसके अनुयायी, उस संघ परिवार की एक शाखा भाजपा देश पे शासन कर रही है। ये दुख और अफसोस की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के लोगों ने इनके बहकाव में आकर के इन्हें चुना। मैं उम्मीद करता हूं, आखिरी बात कहना चाहता हूं, हम इस देश के अंदर जिस तरीके से लोगों के बैंक खातों से पैसा उठता है,
उस तरीके से वोट भी उड़ सकता है। मंजू जी, हम इस देश के अंदर वोटिंग की व्यवस्था करते हैं ताकि वोट चोरी ना हो सकता, वो है बैलेट पेपर। हर एक आदमी को बैलेट पेपर से वोट देने की बात होती। अभी तो ये इलेक्ट्रॉनिक में मामला है। मैं और आप क्या बोल रहे हैं, हमारी वीडियो कोई और निकाल करके कुछ और एडिट करके डाल सकता है कि हम क्या क्या बोल रहे थे, दूसरी बात जोड़ सकता है। हम कह रहे हैं कि जिसमें चोरी हो सकती हो, वो लोकतंत्र को चुनने का तरीका सबसे महाचोर है, वो ईवीएम हमको मंजूर नहीं है। बैलेट पेपर पर वोट होना चाहिए। और मैं बधाई देना चाहता हूं आपके अमेरिका में, जहां इतनी बड़ी लोकतंत्र है, हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे भारत की मूल की बेटी कमला हैरिस को हराने के लिए हाउडी मोदी का कार्यक्रम वहां करते हैं। और मैं बधाई देता हूं कि अफ्रीका भारतीय मूल की बेटी, ये अमेरिका के लोकतंत्र की ताकत है, वो आज उपराष्ट्रपति और 5 साल बाद वो देश की अमेरिका की राष्ट्रपति बनेगी। मुझे हमारे लिए बड़े सुकून की बात है। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको, जूनियर ट्रंप ने हमारे देश के जम्मू कश्मीर को 3 नवंबर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया। आपके ट्विटर जो अमेरिका का है, उसने हमारे लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाया। नरेंद्र मोदी ने कभी ट्विटर से अपने को अलग नहीं किया। ये इनकी राष्ट्रीयता बोलती है। अगर राष्ट्रीयता है आप में तो ट्विटर को भारत से हटाते। अगर आप में राष्ट्रीयता है, 3 नवंबर को जूनियर ट्रंप ने हमारे जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया और 4 नवंबर की सुबह से भाजपा के परिवार, संघ परिवार ने पूरे देश में हवन कराए ट्रंप को जिताने के लिए। हमने भी प्रार्थना की कि हमें लोकतंत्र में यकीन करते। मैंने कहा था मेरे एक जगह वीडियो में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं यकीन करता हूं कि लोकतंत्र जीत रहा है अमेरिका में। ये बात मैं कह रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचारों का जो आपने हमारे दर्शकों तक और हम तक पहुंचाए। और आपका समय के हम पाबंद हैं और आपके जो विचार हैं दर्शकों तक पहुंचे। और जो भी आपने बताया ये बहुत ही बहुमूल्य था। कोई बोलता है तुम हिंदू बन जाओ, कोई बोलता है तुम मुसलमान बन जाओ। और आप जैसे लोगों के लिए तो हम यही कहेंगे कि कुछ ऐसा कर जाओ कि हर मजहब की पहचान बन जाओ। इसके साथ ही आपसे हम विदा लेते हैं। भूपेंद्र रावत जी, आपके समय का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग भी खुश रहें, आबाद रहें और अपने हक करते रहें। आप जैसे लोकतंत्र पसंद लोग वहां पर हैं, तो हम सब लोग शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया।